हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था पीरियडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने ब्लॉक क्लासिफिकेशन को भी देखा था कि जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है उनका हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, पूरा डिटेल तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम पूरे ब्लॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे पीरियडिक टेबल को तो हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं कि किस तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पीरियडिक टेबल में किस तरह से प्रॉपर्टी जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती है वो सीखनी पड़ती है। तो ठीक है, तो आज इस पूरे लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होती है। आप लोगों ने एटम तो पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, ये किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं एटम का। ठीक है, जिसके अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। ठीक है, सो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अब देखो जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका सेल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, नाभिक और उसके बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। सपोज करो ये एक फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। ठीक है, ये इस एटम की आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो शेल है इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल और इसको जो अंदर वाली शेल है इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल। ठीक है, आंतरिक कोश और ये बाह्यतम कोश। ठीक है, और जो न्यूक्लियस से लेकर के बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपको एटॉमिक डायमीटर पूछा जाता है तो एटॉमिक डायमीटर आपको पता ही है कि रेडियस जो होती है वो ट्वाइस ऑफ डायमीटर होती है। ठीक है, तो आप रेडियस को 2 टाइम्स करोगे तो वो आपके क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक डायमीटर बोलेंगे। बट एटॉमिक डायमीटर की कोई ऐसे टर्म यूज़ नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ हम एटॉमिक रेडियस को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, कई बार आ जाए क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आप उसको रेडियस से सॉल्व कर सकते हैं। राइट इसको चलिए, तो देखो एटॉमिक रेडियस ये होती है, हमने देखा अलग अलग टाइप की होती है। जिस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर कि अलग अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, वन टू वन बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और उनके बॉन्ड फॉर्मेशन से ही हम क्या निकालते हैं, उनकी रेडियस निकालते हैं। वैसे तो किसी भी एटम की एक्चुअल रेडियस हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है और हम एक एटम को, सिंगल एटम को देख नहीं सकते। ठीक है, वो हमेशा ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हम मॉलिक्यूल से हम उसकी रेडियस को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एटम होगा ये आप सिंगल स्टेट में कभी भी नहीं देखोगे। एटम जो होता है वो कभी भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दो एटम्स एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल करके उसको हाफ कर देंगे तो हमें एक एटम की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। हम सिंगल एटम की रेडियस को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। हम मॉलिक्यूल में उसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस को डिवाइड करके फिर हम एक एटम की रेडियस को डिफाइन करते हैं। ध्यान रखना, सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यह हम करता होगा, अभी उतनी डिस्कवरी नहीं हुई है, साइंटिस्ट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हाल फिलहाल हम रेडियस को कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उसमें हम एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है, फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्टेंस को जो फर्स्ट एटम की और सेकंड एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसकी डिस्टेंस को मेजर करके उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो आ जाती है एक एटम की रेडियस। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। चलो, एटम की रेडियस से जानने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। फर्स्ट आपकी है जेड इफेक्टिव। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, साथ में सेकेंड चीज़ भी हम एक साथ में पढ़ेंगे, वो आती है आपकी शील्डिंग इफेक्ट।
ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, या फिर कई बार इसको जेफ बोला जाता है। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है सिग्मा और द सेकंड इज जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक रेडियस पर, और सिग्मा क्या होता है और इसका जो है वो कैसे इफेक्ट पड़ता है रेडियस पर, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम्स की क्या है? सेल है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई और ये थर्ड सेल हो गई। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपकी क्या है? शेल। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, सो देखो इसको हम बोलते हैं, ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं इनर सेल, और इसको हम मान लेते हैं ये आउटर सेल है। ठीक है, ये क्या है? आउटर सेल है। देखो इस सेल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मैं रैंडमली इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, वैसे हम एटम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, क्या सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो फर्स्ट सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड सेल की कंपैरिजन करें तो इस फर्स्ट सेल का ज़्यादा होगा, सेकंड सेल का कम होगा। ठीक है, थर्ड की कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड का ज़्यादा होगा, थर्ड का कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी न्यूक्लियस इसको क्या रखता है? अट्रैक्ट रखता है अपनी तरफ, जिसके कारण ये घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। राइट, देन उसके बाद में अगर हम बात करें, अब देखो जब अपोजिट चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और जब सिमिलर चार्जेज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये सभी इसको रिपेल करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो? देखो ये जो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको शील्ड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम लगेगा। ठीक है, जिसके कारण इस पर अट्रैक्शन कम लगेगा तो ये रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये न्यूक्लियस को शील्ड करने का काम करते हैं। कई बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन खुद शील्ड करता है न्यूक्लियस को। ठीक है, जो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास में कितने टाइप होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है, ये चार टाइप के आपके क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, जो एस होता है ये क्या करता है? न्यूक्लियस को शील्ड करता है। ठीक है, किसके अट्रैक्शन को रोकने के लिए? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर, वो क्या रहता है? वो आता है आपका एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। ठीक है, एस का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसलिए ये न्यूक्लियस को क्या करता है? शील्ड करके रखता है। ठीक है, शील्ड करके रखता है मतलब घेर के रखता है उसको। फिर जो अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट शेल और उसके बीच का, उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, फिर पी जो होता है वो थोड़ा दूर होता है एस से, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट और कम होता है। डी का और कम होता है, एफ का बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और यही जो है यही रीजन बनेगा आगे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का भी। तो हम आगे पढ़ेंगे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, और इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं, ये फोर्सेस, ये जो इफेक्ट होते हैं, ये काम करते हैं
जिसमें एक तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, ठीक है। उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं ताकि आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन लग रहा है वो कम हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना आसानी से हम उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो जिसका साइज़ छोटा होता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जिस एटम का साइज़ छोटा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और जिसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा फैला होता है, ठीक है, और बड़ा साइज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है। तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहेगी, तो हम उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना कोई एनर्जी दिए हुए, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी से ही जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कई बार इंक्रीज हो जाती है, कई बार डिक्रीज हो जाती है, उसमें वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके जो एप्लीकेशन पार्ट है एटॉमिक रेडियस के, उसमें भी वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव जो है और सिग्मा, इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक एटम के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकालो, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव या फिर सिग्मा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो वो सब हम देखते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लें, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि जेड इफेक्टिव को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, कि जो जेड इफेक्टिव होता है इट इज़ इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसकी संख्या, उसकी वैल्यू। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें जेड तो पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट सिग्मा की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, हम सिग्मा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो वो आता है स्लेटर रूल से, स्लेटर्स रूल, ठीक है। स्लेटर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा होता है और उसके अंदर कोई भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होता है। सेकंड काम होता है फिर उसको अरेंज करना, ठीक है, उसको सही ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज करना, ठीक। ये दोनों काम करने के बाद आपको वैल्यू काम आती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, जिस पर आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है या फिर सिग्मा है ना, सिग्मा की वैल्यू। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन NS और NP के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, NS और NP के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.35 आएगी, ठीक है। ये आएगी आपकी N शेल के लिए। सेकंड आएगी आपकी 0.85 जो कि आएगी आपकी N-1 शेल के लिए, और थर्ड आएगी आपकी 1 जो कि आएगी N-2 N-3 शेल के लिए, ठीक है। तो N-1 शेल है आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 या 4s शेल है, ठीक है। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इससे आगे आपका 3s भी आएगा, इससे आगे आपका 2s भी आएगा, ठीक है। तो 4s के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.35। N-1 के लिए फिर कितनी आएगी, 0.85। फिर N-2 के लिए कितनी आएगी, 1। तो इस तरीके से आप वैल्यू को अरेंज कर सकते हो, राइट। अगर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन ND या फिर NF के अंदर है, ठीक है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ND और NF में है, तो आपका जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.35। ये आएगी N शेल के लिए। और अगर N-1 N-2 N-3 शेल है, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.85 आएगी, सॉरी, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। इन वैल्यू को याद रख के आप इजीली किसी भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड इफेक्टिव सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आपको दे रखा है कि आपको दे रखा है Fe26। इस Fe26 में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको पूरा डिटेल करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस रहता है उसको हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि जो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D के अंदर है, सपोज करो
ठीक है, या फिर 4s के अंदर मान लेते हैं। 4s में आपको क्या दे रखा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी यहाँ आपका जो है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब उसको अरेंज करना है, यानी 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में। देखो यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो इसको सही से अरेंज करना है। तो हम ऐसे कैसे अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और ये आ जाएगा आपका 4s2। इसके अंदर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक जो होगा आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और एक जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में, NS और NP में, यानी NS के अंदर है, तो ये कंडीशन लगेगी, राइट। तो देखो टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बचा, 1 × 0.35 प्लस, फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है n-1 सेल के अंदर, देखना है n-1 में, तो ये आपका n-1 सेल है, तो यहाँ पे कितना होगा 14 × 0.85, ठीक है। फिर देखो फिर आएगा आपका n-2, ये आपका पूरा का पूरा n-2 n-3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा प्लस 10 × 1, ठीक है, क्योंकि n-1 n-2 n-3 n-4 के लिए हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी, तो इन सब के लिए 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 × 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना 22.45 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिग्मा, तो आपने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब देखो अब हमें जेफ कैलकुलेट करना है, तो जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड कितना है 26 माइनस 22.45, तो ये आपका आ जाएगा 3.65 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आएगा, आप 3.5 जितना भी आएगा, मतलब 3 तक आएगा इसका वैल्यू, यानी जेड इफेक्टिव कितना आया, इसका 3.65 आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के किसी भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर हम क्या कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लेटर रूल, जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्लेटर रूल। स्लेटर रूल क्या होता है, स्लेटर रूल सिग्मा की इन्फॉर्मेशन देता है हमें, हम सिग्मा की वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस के बारे में, कि कितनी टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है और उनका जो कंपैरिजन है वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो हमारे पास में 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। फर्स्ट होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है आपकी मेटेलिक रेडियस, जिसको हम क्रिस्टलाइन रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 12th का सिलेबस है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th का सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसमें आपको डीपली इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्ड जो है वो आती है आपकी वंडरवाल रेडियस, ठीक है। मेनली हमें इन 3 रेडियस के बारे में स्टडी करनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके से बनता है, या तो 2 सेम एटम्स हो या दोनों एटम्स डिफरेंट हो। अगर सेम एटम्स होंगे तो उसके लिए हम अलग तरीके से रेडियस को डिफाइन करेंगे, अगर डिफरेंट है तो उसके लिए हम अलग तरीके से रेडियस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बनता है, ये एक एटम ए है और ये एटम बी, ठीक है। ये एटम ए, इसका ये न्यूक्लियस, प्लस ये एटम बी, इसका ये न्यूक्लियस, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, शेयर किया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा थोड़ा आगे आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये जो रीजन रहेगा, ये जो ब्लैक वाला जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग रीजन, राइट। तो यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, जैसे ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होती है इसी को हम बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इसको ए मानो, ठीक है। दोनों ही क्या है, सेम एटम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एटॉमिक रेडियस कैसे काउंट करोगे, ए और बी के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सॉरी दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को
आप हाफ कर दीजिए। यहाँ से अगर हम माने कि ये जो है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो आपकी डी है, तो आपकी जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, रेडियस ऑफ ए वो आपकी आएगी डी ए डिवाइडेड बाय 2, यानी जो डायमीटर आएगा, यानी ये जो है डिस्टेंस, जब इसका आप हाफ कर दोगे तो एक एटम की रेडियस आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो जब दोनों ही एटम सेम होते हैं। और अगर दोनों ही एटम डिफरेंट होते हैं तो उसके लिए अलग सिचुएशन चलती है, उसको हम जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम वापस से उसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस को हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आती है आपकी मेटेलिक बॉन्ड रेडियस। मेटेलिक बॉन्ड रेडियस जो होती है ये हमेशा क्रिस्टल के अंदर डिफाइन की जाती है, ठीक है। आपको पता है कि NaCl जो होता है ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है क्रिस्टल्स का, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक एटम और ये दूसरा एटम, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास में एक एटम की रेडियस आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेटेलिक रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। फिर हम बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस की। वंडरवॉल रेडियस जो होती है वो गैसियस एटम्स के बीच की होती है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास में ये पूरा का पूरा एक बॉक्स ले लेते हैं, इस बॉक्स में कोई गैस फिल की जाती है, ठीक है, और गैस के कुछ एटम्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स तो क्या होंगे, तो ये गैस है, ये गैस के एटम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जब आप हाफ करोगे तब आपके पास में एक की डिस्टेंस आएगी, एक ही रेडियस आएगी, ठीक है। तो सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, रेडियस ऑफ वंडरवॉल इज टू क्या आ जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम एटम की जो है रेडियस है उसको डिफाइन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्डर का कि सबसे बड़ी जो रेडियस है वो कौन सी है, ठीक है, और सबसे छोटी रेडियस कौन सी है, तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो सबसे छोटी होती है। फिर आती है मेटेलिक बॉन्ड रेडियस, फिर आती है आपकी वंडरवॉल रेडियस। ये ऑर्डर चलता है। वंडरवॉल रेडियस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में चलती है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में चलती है। मेटेलिक जो होती है ये उससे बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एटम्स होते हैं वो बाउंड्री टचड एटम्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करते हैं। जबकि कोवेलेंट में क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण से कुछ पार्ट जो होता है ओवरलैपिंग के अंदर चला जाता है, जिस कारण से जो रेडियस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कोवेलेंट रेडियस बहुत कम होती है, वंडरवॉल रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जो रेडियस होती है, रेडियस जो होती है एटॉमिक रेडियस किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। कुछ एक चीज़ें होती है, फर्स्ट आती है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड आती है आपकी नंबर ऑफ सेल। दोनों सेम ही बात है, ठीक है, अलग अलग आप बोल सकते हो बट दोनों इक्वल है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। थर्ड जेड इफेक्टिव, फोर्थ आप बोल सकते हो सिग्मा, ठीक है। इन ये जो चार हैं बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडिएशन में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीरियड की बात करते हैं या ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं जिसके कारण साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो। और अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, साइज जो होता होगा घटता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिसाइड करेंगे कि पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर किस तरीके से हम रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और क्या एक्सेप्शंस है रेडियस को लेकर के। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कितने सारे एक्सेप्शंस हैं, और उसके साथ में जो एटॉमिक रेडियस की जो एप्लीकेशंस पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।